सुमित गोदारा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित गोदारा जी कैबिनेट मंत्री हैं, लूणकरण सर बीकानेर से विधायक हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित गोदारा जी। और रामकेश मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, ऑडियो उनका कनेक्ट होगा, उनसे भी हम सवाल करेंगे। बताइए सर, विशेष तौर पे आपने मुख्यमंत्री से, वित्त मंत्री से अपने विभाग के लिए क्या मांगे रखी थी और सारी पूरी हो गई क्या? कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट है जो राजस्थान को विकसित राजस्थान के रूप में जो हमारा लक्ष्य है सरकार का, उसी की परिणति करते हुए बजट आया है। हर विभाग में आपको काम देखने को मिला है और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में राजस्थान विकसित प्रदेश के रूप में अपना स्थान बनाएगा। ये बजट का बेसिक जो मोटिव वो सारा का सारा इसी चीज को लेकर कि राजस्थान विकसित प्रदेश के रूप में होए और $350 बिलियन की इकोनॉमी हम राजस्थान बनाकर रहेंगे, इस दृढ़ इच्छा के साथ ये बजट पेश किया गया। जी सुमित जी, चूंकि आप बीकानेर से ही आते हैं, बीकानेर की जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या खास बीकानेर के लिए है इस बजट में? बीकानेर के लिए आप देखिए, सिरेमिक जोन की घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात है, बीकानेर में हमारे उधर चाइना क्ले का बहुत बड़ा काम है और वो सारा का सारा हम देखते थे गुजरात जाता था, वहां से टाइल्स बन के आती थी। और सिरेमिक जोन की जो घोषणा हुई है, बीकानेर में नया क्रांतिकारी परिवर्तन इस सिरेमिक जोन से आएगा। और दूसरा, जो बीकानेर के लिए ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर की सड़क की घोषणा की गई है, जो बीकानेर से सीकर से लेकर कोटपुतली तक जोड़ने का काम किया गया। इन कार्यों से बहुत लाभ मिलेगा। और सोलर जोन के हब जोन के रूप में पुगल को विकसित करने का जो घोषणा की गई है बजट में, ऐसे ऐतिहासिक काम है जिससे बीकानेर विकास में आगे तो बढ़ेगा, साथ में कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितना क्रांतिकारी हमारे क्षेत्र में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है परिवर्तन आने वाले समय में इसके द्वारा आएगा। रामकेश मीणा जी से सवाल लूं, लेकिन एक और सवाल सुमित गोदारा जी आपसे ये मैं लेना चाह रहा हूं कि बजट जारी होने से पहले भी न्यूज 18 राजस्थान अलग अलग मेहमानों से चर्चा कर रहे। तो कांग्रेस के एक मेहमान का यह कहना था कि हमने जब सवाल किया कि मुख्यमंत्री की तरफ से तो हर वर्ग को शामिल किया गया, चर्चा के लिए बुलाया गया, बजट पूर्व चर्चा की गई और फिर उनको उम्मीद ये दी गई कि आप जो सुझाव दे रहे हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री ने तो अपने विधायकों की, अपनी मंत्रियों की नहीं सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुमित गोदारा जी ने अपनी बातें, अपने सुझाव किस तरह से वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को दिए? और फिर से वही सवाल, आपके विभाग की तरफ से इस बजट में क्या कुछ लोगों के लिए मिला है? श्री अन्न योजना को इसमें लिया गया। श्री अन्न योजना खाद्य विभाग की प्रमुख योजना है, उसके लिए सरकार ने इस बजट में घोषणा की है, जो मिलेट्स के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा क्रांतिकारी अपने समय राजस्थान में हमारा प्रयास कि बाजरा जो आम जन तक पहुंचाया जाए, आमजन खाद्य विभाग के द्वारा, तो आने वाले समय में इसमें जरूर हमें मिलेगा, जिसे तो श्री अन्न योजना में से बाजरा लिया आप गया। लोग किसानों से खरीदेंगे? क्योंकि ये मांग भी किसान कर रहे थे कि हरियाणा में तो ऐसा होता है। बिल्कुल करें, अभी इस प्रक्रिया को बिल्कुल आने वाले समय में बिल्कुल ही लगेगा। मुख्यमंत्री जी इसके लिए बड़े गंभीर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको ये जरूर आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि बाजरा इसके अलावा और विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा इसके अलावा और एक बार सुन लेते हैं पहले पूरा उनको, मनु वो बोल रहे हैं जी। और इसके अलावा दूसरी बात जो आपने कही कि विधायकों मंत्रियों की नहीं सुनी गई, ये बहुत ही गलत बात किसने कही? मैं जिस क्षेत्र से लूणकरण से विधायक आता हूं, जो मैंने बजट में मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे निवेदन किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आगे, वित्त मंत्री जी के आगे किया, सारी की सारी इस बजट में वो स्वीकृतियां जारी हुई और प्रत्येक विधायक की हुई है। मैं अपने बीकानेर से जिन विधायकों से मिल रहा, उन्होंने कहा साहब जो हमने निवेदन किया वो सारी की सारी पूर्ति हुई है। बहुत शानदार बजट किया गया है और विकास को लेकर ऐसा ऐतिहासिक बजट है जो आप देखिए आने वाले समय में किस तरह राजस्थान विकसित करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा है या नहीं, स्टेटस ही क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे हम समझे कि बजट में सुझाव फिर लिया होगा कृषि मंत्री से? किससे लिया? फिर क्या ये ब्यूरोक्रेसी फिर हावी रही? देखिए, कहीं नहीं हुआ। कृषि मंत्री के द्वारा कार्य का मैं बताऊं आपको, 5000 डिग्गियों के लिए घोषणा की गई है। 5000 डिग्गियों के लिए किसानों के लिए कितना जीवन दान के रूप में कार्य करेंगे। और कृषि के लिए जो हमने इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो हमारे क्षेत्र में, उसके लिए खाड़ों के निर्माण के लिए सरकार ने ऐतिहासिक बजट दी है। और आप 200 करोड़ रुपए फिरोजपुर फंड के लिए जारी किए गए, फिरोजपुर रिपेयर के लिए, फीडर के लिए। और किसानों के लिए 2031 मार्च 2024 तक 1,47,000 लगभग जो किसान है उन सबको बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो काम इस सरकार ने करके दिया है किसानों के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से। और आप ये देखिए, आपके किसानों की बात है, प्रधानमंत्री योजना है जो गहलोत सरकार की तरफ से लाई गई थी, उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कहते रहे कि आप समीक्षा के नाम पर कैसे चला रहे हैं उनकी योजनाओं पर।
ये आप ये देखिए अन्नपूर्णा सहकारिता विभाग के द्वारा और इस योजना में बिल्कुल जो राशन का दिया जा रहा है उसमें, और आप ये देखिए उसमें 400 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम हमारी सरकार ने आते ही किया। तो हमारी सरकार का ये है कि अच्छी योजनाओं का निरंतर जारी कीजिए। और वैसे बताना चाहूंगा ये योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुंधरा राजे जी के टाइम ये योजना लाई गई थी, कांग्रेस ने बंद कर दी थी और लास्ट के 1 साल में इन्होंने चलाई और हमारी सरकार आम जन गरीबों को लाभ मिले, शुद्ध पौष्टिक भोजन मिले, उसके लिए 450 से 600 ग्राम इसमें मात्रा की गई है। रामकेश मीणा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सदन में मौजूद रहे होंगे जब आज बजट पेश हुआ और कल जब बजट पर चर्चा होगी, बजट को जब पास किया जाएगा उस पर भी अपने तर्कों को रखेगा विपक्ष के तौर पर, कैसा लगा है ये बजट? देखिए सर, मैं आपको कह सकता हूं इस बजट को सुनकर के सदन में जब वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रही थी तो हम बहुत गंभीरता से इस बजट को सुन रहे थे। ये बजट पूर्णतः निराशाजनक बजट है, दिग्भ्रमित करने वाला है। ठीक है। और इसमें सारी की सारी जो कांग्रेस की योजनाएं थी उन योजनाओं को कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से रोकने का प्रयास किया है, उनको डिस्टर्ब करने का काम किया है। जो विकास बहुत सारा आगे हो गया था उसको रोक करके नए सिरे से काम किया है। क्योंकि यहाँ पर तो गोदारा साहब बता रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप समझिए, मैं पूर्वी राजस्थान से हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्वी राजस्थान के लिए इससे ज्यादा निराशाजनक बजट कोई हो नहीं सकता। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के हम बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे कि ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा हो। ईआरसीपी का नाम बदल करके इन्होंने पीकेसी कर दिया और पीकेसी में आज हमने अभी सुना कि उसमें नई जो है सैंक्शन से इन्होंने 9,000 करोड़ समथिंग की जो है जारी की है वित्तीय स्वीकृतियां। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे पहले ही अशोक गहलोत साहब ने 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां उन्होंने जारी कर दी थी और नवनेरा और इसरदा बांध लगभग जो है वो उन्हीं के टाइम में हमारे उस पैसे से ही पूरा हो गया था। अब ये नए सिरे से कहाँ इसमें ये काम चालू करेंगे? पूर्वी राजस्थान में और दूसरी जो योजनाएं थी उनको हमने चंबल और जगर बांध के जो लिफ्ट योजना थी, उस लिफ्ट योजना का काम हमने जो है पिछली बार बजट में घोषित किया था, उसको इन्होंने मिटा दिया। नए जिलों के लिए इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। सारे के सारे नए जिले के वहाँ जो कलेक्टर एसपी बैठे हैं उनके लिए सुविधाएं इनको करनी थी, उसमें उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। मैं निसार सर के पास जाऊं, लेकिन सुमित जी से एक जल्दी से पूछ लेता हूं, ये जो शंका है सुमित गोदारा जी, जिलों के लिए कुछ स्पेशल फंड आवंटित नहीं किए हैं। एक मिनट मेरा ठीक है रामकेश जी, आप अपनी बात मेरा निवेदन सुनिए। कीजिए। मेरा निवेदन यह है कि जो नए जिले जो घोषित किए थे उन नए जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, उनके भवनों के लिए पैसा देना था, लैंड एक्विजिशन की कोई कार्रवाई करनी थी वो इनको करनी थी, उस पर। अच्छा रामकेश जी, मैं एक सवाल करूं आपसे, घोषणा तो कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी ने की है, तो आवंटित किया होगा ना उस टाइम पे पैसा? नहीं, आवंटित केवल जिला घोषित किया, उसके बाद में तो बिना पैसे के जिला घोषित कर दिया लगभग सब। नहीं, बिना पैसे के नहीं, उसमें मतलब आवंटित तो आपने किया होगा ना? प्रावधान उन्होंने किया था। हाँ। 2,000 करोड़ रुपए का उनमें सैंक्शन दे करके और हेड खोल दिया था। अब उसके बाद में नया बजट, पहली बार बजट आया है, इस बजट में जमीन के लिए, भवनों के लिए ये पैसा सरकार को देना था। इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री की अगर आप प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस चुप्पी साध ली के है। बाद तो आपके इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एक नए जिले बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो मैं हर एक फैसला जनता के हित में लूंगा, उन्होंने ये कहा है। मीणा जी, नहीं, जनता के हित में ये नया ये जो जिले घोषित हुए हैं ये नए जनता के हित में नहीं है ये फैसला। वो तो कहते हैं आप इस बात को मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए जो है बिल्कुल क्लियर कट घोषणा करनी चाहिए कि ये जनता के हित में नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है जल्दबाजी का कोई निर्णय नहीं है। गोदारा साहब यहाँ पर वही यही कह रहे हैं कि हमने जो फैसले लिए थे उन पर आप कैची चलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो नए जिले थे उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप देखिए, इतने बात में रामकेश जी ने, मीणा साहब ने सिर्फ एक ही बात की जिलों के अलावा, और वो कोई बात नहीं कह पाए कौन सी योजना बंद करी। वो इसरदा दाम हो, ईआरसीपी हो, ये बीजेपी, ईआरसीपी तो सरकार कर रही है काम। वो तो सिर्फ, वो तो देखिए मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ घोषणा करके गए, काम बीजेपी ने करा और कितना तीव्र गति से काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। और आप देखिए बिशनपुर तक अशोक गहलोत साहब ने केवल घोषणा नहीं की, हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी निकाली है। दूसरा आप ये जिलों और की बात कर नवनेरा रहे हैं। का और ईसरदा का जिलों में बांध देखिए भी क्या हमारे करा टाइम में ही इन्होंने। बन करके जब लगभग माननीय कंप्लीट हो गया। ईसरदा मुख्यमंत्री का जी बांध बजलाल जी लगभग शर्मा जी कह रहे हैं 90% 1 जिले कंप्लीट हो में गया है। 3,000 करोड़ रुपए जाएगा, इन्होंने क्यों नहीं घोषणा करी? और यदि घोषणा करते थे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अंतिम कार्यकाल के 6 महीने में क्यों घोषणा करके गए? करते वो 15 साल रहे तो करते जिलों के लिए आवंटन बजट के लिए। कहीं सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लेके गए, उन्होंने कहीं हित नहीं देखा कि प्रदेश का क्या हित है, अटकाने का काम प्रदेश का हित केंद्र ने क्या किया। है। केंद्र को पैसा देना घोषणा था, करना लेकिन बड़ा केंद्र आसान ने है। पैसा नहीं आज दिया। घोषणा आप और हम तो कुछ भी स्टेट कर सकते गवर्नमेंट ने हैं, पर अपने ये स्तर पर धर्म 15,000 कर्तव्य करोड़ है रुपए की कि हम स्वीकृतियां उसको निकाली जमीन पर लाएं और जिससे उससे आम लगभग जन काम को लाभ कंप्लीट हो मिले। गया है। ये उन्हीं को काम आपने भारतीय बजट में जनता शामिल कर पार्टी दिया। कर रही है। और किसानों के लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बजट में बात की कि 2027 तक बिजली का तंत्र इस तरह किया जा रहा है कि किसान को दिन में बिजली मिलेगी, उसे रात को खेत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह जाएगा और शाम को आएगा। 2024 हो गया और 3 साल के अंदर बिल्कुल मैं आप दोनों को रोक रहा हूं अभी, एक बार मैं रोक रहा हूं आप दोनों को, क्योंकि निसार जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। एक बार अर्थशास्त्री की भी इस पे नजरिए और राय को लेते हैं। सुमित जी और रामकेश जी प्लीज एक बार जरा रुकिएगा। निसार जी ये बताएं कि ये बजट जनता को कितना लाभ पहुंचाने वाला है और राजनीतिक तौर पर किसको फायदा और नुकसान पहुंचाएगा? राजनीतिक तौर पर तो पहले बात हुई, जो आपके सबसे पहले वक्ता हैं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपने आइडियोलॉजी का ख्याल रखा है। इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का ख्याल रखते हुए भी कुछ चीजों को इस बजट में प्रमोट किया। तो उन्होंने तो वो बातें पहले ही बता दी हैं। रही बात जनता की, तो इसमें काफी सारी घोषणाएं हुई हैं जो पॉजिटिव हैं और अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ढंग से तो जनता को लाभ तो होना चाहिए। लेकिन हमें जो एक दो चीजें, जैसे हम लोग जैसे ये एक सवाल था कि जो भामाशाह योजना है, क्या उसका लाभ उन लाभार्थियों को मिलेगा जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं या नहीं, वो स्पष्ट अभी भी नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं इसमें की गई हैं जो शहर का जो सरकार है, शहर की सरकार, उसके दायरे में आता है, उसके कार्य क्षेत्र में आता है। तो वो भी मुझे एक ये लगा कि सरकार को ये बोलना चाहिए, राज्य सरकार ये बोल सकती है कि हम जो शहरी निकाय हैं उनके पैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे एकदम माइक्रो लेवल पे जाके उनके लिए मैनेजमेंट करना, ये भी थोड़ा एक उनके कार्य क्षेत्र में एक तरह से राज्य सरकार का दखल है जो ठीक नहीं था। एक तीसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जो आंकड़े हैं बजट के, वो तो मोर और लेस अंतरिम बजट जैसे ही हैं, उनपे थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो उन आंकड़ों में और घाटे का प्रतिशत भी है जो है वो भी मोर और लेस उतना ही रखा गया है। तो उसमें कोई नयापन ऐसा नहीं है जिसपे निसार साहब, लेकिन लोग ये समझना चाहते हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या महंगाई से लोगों को ये बजट राहत दिला पा रहा है? वो विंडो क्लियर की है कैसे? जी मतलब ऐसी, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार के हाथ में यही था कि वो वैट कम कर देते पेट्रोलियम और, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो सीएनजी और पीएनजी जो गैसेस हैं उन पे वो थोड़ा जरूर वैट की कम कटौती करेंगे। इससे दो फायदा होगा, एक तो सीएनजी पीएनजी से चलने वाली गाड़ियों में अगर उसका लाभ यात्रियों को मिलता है तो उनका थोड़ा सस्ता तो हो सकता है, या चलिए बढ़ेगा नहीं, कम से कम उनका यात्रा। दूसरा ये कि इस बजट की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बजट शुरू से अंत तक एक पर्यावरण पे कम से कम बात करना शुरू किया। तो पर्यावरण को बचाना, ग्रीन डेवलपमेंट, ये जो बात हो रही है, ये एक शुरुआत हुई है, जो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट तो देखना है, साथ में हमें एक इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात भी करनी है। तो चूंकि इस बार बात होनी शुरू हुई है इस बड़े लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले सरकार में वो बात नहीं होती थी, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा उसकी बात हुई है। तो पहले बात कम होती थी तो लागू और भी कम होता था, अब बात थोड़ी ज्यादा हुई है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो थोड़ा और लागू होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें मुझे इस बजट की दिख रही है। निसार अहमद साहब, क्या ये बजट एक तस्वीर पेश करता है आगे आने वाली दिनों की, जिसमें ये दर्शाए या ये लगे कि राजस्थान
देश के अग्रणी राज्यों में डबल डिजिट की ग्रोथ रेट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए कृषि की जो विकास दर है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एम्प्लॉयमेंट या यूं के अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो कम हो रही है। ये कुछ इस तरह की जो फिगर्स होती हैं जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं किसी राज्य या देश की, उन फिगर्स पे फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिसी चेंज आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। कृषि में जो वृद्धि है वो पिछले 3-4-5 सालों में कोरोना के टाइम से ही अच्छी ग्रोथ रही है और उम्मीद है कि वो बनी रहेगी। वो जो बजट में घोषणाएं हो रही हैं उसका उस पर असर होता है। जैसे सरकार ने कहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है और भारत जो FCI जो देगा उसके ऊपर से बढ़ा के उसको 2700 तक ले जाएंगे। उसकी चर्चा तो इसमें नहीं दिखी, लेकिन इनका असर इसमें होता है। लेकिन साथ में असर उसका भी होता है कि बारिश कैसी हुई, मौसम कैसा था, इन सब चीजों का। तो कृषि का तो एक जो पहले से पैटर्न दिखा आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं आगे वो बना रहेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, खासतौर से वो इंडस्ट्री का ग्रोथ जो लोगों को रोजगार दे सकता है, छोटे इंडस्ट्री का, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विलेज इंडस्ट्री है, जो खादी इंडस्ट्री है, उस पर उतना फोकस जितना होना चाहिए था नहीं दिखा। आप कह रहे हैं MSME पे थोड़ा खास जोर होना चाहिए था। आशुतोष रावत जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके हिसाब से 3 बिग पॉइंट्स वो कौन से होंगे जो बजट में आपको दिखते हैं स्वागत योग्य हैं, और मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि वो भी दर्शक देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे थे कि बजट में उनको के लिए भी कुछ बड़ी सौगातें होंगी। देखिए, जैसे स्वागत आप ये सवाल मेरे लिए था? नहीं, आशुतोष रावत जी से मेरा सवाल है। देखिए, बजट निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई अगर कोई एक चीज आप कहना चाहें तो निश्चित तौर पर गैस और पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर के निश्चित तौर पर प्रदेश का हर एक जनमानस किसी तरह की रियायत की उम्मीद कर रहा था। हालांकि वो रियायत आम पब्लिक को नहीं दी गई है, लेकिन इस रावत साहब आपको रोकना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इन्होंने वादा किया किसान की सम्मान निधि 6,000 रुपए बढ़ाने का, उसमें से 2,000 बढ़ाने का पिछले बजट के अंदर कहा गया और 1,000 रुपए ही देने का काम किया है। बचा हुआ 1,000 भी 500 की 2 किस्तों में ये लोग देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जबकि राजस्थान के अंदर हर जिले में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो आज जिलों की संख्या 50 है, तो वो ये पूरा करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? और जिन मेडिकल कॉलेज की मान्यता रोकी है उनके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने TRCP की मैं बात करूं, TRCP का जो MOU है, तो यहां पर आरोप लगाते हुए इस बजट के लेकर हम एक बार फिर सुमित गोदारा जी का रुख करते हैं। सुमित जी, 2 बातें महत्वपूर्ण कही कि जो किसान सम्मान निधि उसकी बस वादा किया गया, वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। ERCP को लेकर भी कुछ बोल रहे थे, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम था, आगे चलकर कोशिश करेंगे उस बात को रखेंगे आपके सामने। तो कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि घोषणाएं आप जो करते हैं उसको अमल पर नहीं लेकर आते हैं। ERCP के अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए मिल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 2,000 रुपए का घोषणा की, जिसमें 1,000 रुपए अभी 15 दिन पहले ही प्रत्येक किसान 65 लाख किसानों के 650 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा उनके खाते में जा चुके हैं। 1,000 रुपए की बाकी किस्त है, वो भी 2-3 महीने आगामी में आ जाएगी। और जो वादे किए सरकार पूरे कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि देखो, ये बीजेपी की सरकार आई तब से जो वादे किए वो पूरे किए। आते ही सबसे पहले कहा 5 करोड़ की सड़कों का, 5 करोड़ की सड़कें प्रत्येक विधायक को दी, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गए, उनके पूरे टेंडर होकर सारा प्रक्रिया होगी 5 करोड़ की सड़कों का। दूसरा, अभी जो आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे पेट्रोल डीजल को लेकर, अरे इतने सालों में किसी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी क्या? 7 रुपए 18 पैसे डीजल के और 5 रुपए 98 पैसे पेट्रोल के, 7 रुपए 18 डीजल के और 5 रुपए 98 पैसे पेट्रोल के कम किए। वो भारतीय जनता पार्टी ने कम किए। अशोक गहलोत जी ने किए क्या? 5 साल सिर्फ बात करते गए।
पेट्रोल डीजल की एक रेट यदि राजस्थान में करने का प्रयास किया, वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया। 3 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के लिए दिए तो भजनलाल शर्मा जी सरकार ने दिए। और स्कूलों में, और 125 रुपए आपके वक्ता कह रहे थे कि भाई गेहूं खरीद का, तो 2275 के साथ 125 रुपए बोनस राजस्थान सरकार ने दिया। 250 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट किए। 2400 रुपए में गेहूं खरीद की और आगामी समय में सरकार इसे 2700 रुपए तक ले जाएगी। 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर का घोषणा जो हमारे संकल्प पत्र में थी, उसको आते ही सरकार ने सबसे पहले पूरा किया। और आप ये देखिए, स्कूलों के लिए कक्षा आप उठा के देखिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के लिए कक्षा दे दिए, उनके टेंडर लग चुके हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र दिए, उनके टेंडर लग चुके हैं भवन निर्माण के लिए। और ईआरसीपी के नाले को कौन सा ऐसा कार्य जो सरकार ने घोषणा की, वो कार्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, वो तो पहले से बता रहे हैं कि थे। देखो हर जिले में मेडिकल कॉलेज करी, तो ये भी तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तभी तो देश में आई, उससे पहले कहां थी? मुझे याद है राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। ये तो सरकार आई तब ये सरकारें इतनी सारी मेडिकल कॉलेज खुली। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हर जिले में खुल रहे हैं, इससे कितना लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए देखिए कि जो ये आज आज योजना, स्टेटस क्लियर नहीं किया है, उसका क्या करेंगे आप? देखिए मान्यता का मैं एक बात कहूंगा, मान्यता नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक नियम है और वो सब पे लागू होता है और इसमें कोई बात नहीं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। नेशनल मेडिकल काउंसिल जो अपने सिस्टम से चलती है, और ये तो कितनी बढ़िया प्रक्रिया है कि उसमें एनएमसी नॉर्म सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो आप प्रशंसा करो कि बिल्कुल उसमें कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पहले कांग्रेस के शासन में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती थी, वहां तो कुछ भी करा सकते, पर बीजेपी की सरकार है केंद्र में, एनएमसी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करती है और उसमें सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई कॉलेज हो। रामकेश मीणा जी लगता है प्रशंसा जरूर करेंगे। 8.26% स्वास्थ्य को लेकर ये ऐसी सरकार जिसने एक बड़ा शेयर जो है, एक बड़ा आवंटन जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए किया है। रामकेश मीणा 6.8%। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, 6.8% ऑफ बजट एलोकेशन 27,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए मेडिकल की घोषणा है। मेडिकल की घोषणा सब अशोक गहलोत साहब के टाइम में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा उन्होंने की थी। और जिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे समय में ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, उसकी भी बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे समय में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। सरकार ने 23-24 का जो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान था वो 62,772 करोड़ था, और इस सरकार में ये राजकोषीय घाटा बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये इनकी आर्थिक नीतियां हैं। भारत सरकार का बजट आया नहीं है, ये बजट पहले लेके आ गए। इनकी अभी तैयारी नहीं है कि भारत सरकार क्या करेगी, हमें क्या करना है। कितनी ऐसी योजनाएं जिसमें भारत सरकार का सहयोग रहेगा, हिस्सा रहेगा। जिस पीकेसी की बात कर रहे हैं उसमें भारत सरकार कितना देगी ये तय ही नहीं है। मनरेगा के अंदर वो क्या देंगे ये तय ही नहीं है। और ये लोग बजट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इनके ऊपर कर्ज छोड़ा है, परंतु आज के बजट में बताया कि राज्य का कर्ज बढ़ने जा रहा है, तो इनके समय में भी कर्ज बढ़ रहा है, ये बात ये कहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर पिछली सरकार से हमारी तुलना करें तो भाजपा के पिछले साल में 2018-19 में 16,638 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय था, जबकि हमारी सरकार ने 23-24 में 38,062 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया, जो कि इनके समय से डबल था। बजट का जो साइज है 18-19 में जो बजट का साइज था वो 2,12,275 करोड़ रुपए था। हमारा जो बजट आया 23-24 का वो 3,90,856 करोड़, यानी 84% बढ़ोतरी का हमने बजट पेश किया था। जीएसडीपी के अंदर भी 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए थी, और 23-24 में जो 15,76,186 करोड़ रुपए, यानी कि पूरे देश के अंदर सेकंड नंबर की जीडीपी राजस्थान की बनी। तो ये हमारी जो बजट की प्लानिंग थी, बजट का जो मैनेजमेंट था, इस वजह से हो पाया। और 17-18 में
प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 98,698 रुपये, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 30वें स्थान पर, और 23-24 में 1,56,149 रुपये, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 9वें स्थान पर हमारी सरकार के अंदर रही। ये अंतर सरकारों का रहा। इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो योजनाएं थी जो गरीबों को लेके चलती हैं, उनको लेके किसी भी प्रकार का बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना और चिरंजीवी योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मुझे खुशी है कि आज पत्रकारों को चिरंजीवी से निकाल के आरजीएचएस में कर दिया, पर चिरंजीवी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो योजना जो 25 लाख का इलाज पूरे राजस्थान की जनता को दे रही थी, उस योजना को ये लोग बंद कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, और पूरा राजस्थान कवर होता था। लगभग सभी हॉस्पिटल कवर होते थे। अब जो आयुष्मान भारत योजना आई है, 5 लाख का बीमा है, 71 लाख परिवार इसके बेनिफिशियरी हैं, कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं। ये इतना बड़ा अंतर दोनों योजनाओं के अंदर है, तो ये इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस के ऊपर भी इन लोगों ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ओपीएस को जारी रखेंगे या बंद रखेंगे। केंद्र की जो मंत्री हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। सर, इसका सवाल का जवाब मुझे लगता है सुमित गोदारा जी बेहतर देंगे। आप लोगों ने 8.26% पूरे बजट का अलॉट किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने जो मां योजना लॉन्च की है चिरंजीवी को रिप्लेस कर, ये तो फायदा नहीं दे रही है। चिरंजीवी तो 25 लाख का कम से कम इंश्योरेंस कवर था, ये तो सिर्फ 5 लाख ही देगा। देखिए, आप ये देखिए, विषय ये है कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का लाभ किसने लिया? ये सिर्फ कागजी घोषणा रही। और ये योजना जो ली गई, ये भामाशाह योजना मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी लेके आई, उस मॉडल को फॉलो किया। फिर आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार लेके आई, उसी को फॉलो किया। और आप देखिए कहाँ लाभ मिला। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में कितनी शानदार घोषणाएं जो की गई है, उसमें देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो बीमार बहुत मिलेंगे अपने को, उनके लिए सरकार ने विशेष 50 करोड़ का रेयर डिजीज के लिए बजट की घोषणा की है, जिसमें जो इससे पीड़ित व्यक्ति है, उनका साथ में अटेंडेंट है, उनको भी बस की यात्रा फ्री करिए। ऐसे अनेकों अनेक आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में बेहतरीन काम आपको देखने को मिलेगा राजस्थान सरकार के द्वारा। क्योंकि ये पूर्व में जब हमने योजना भामाशाह लेकर आए, तभी से लगातार ये योजनाएं करते आए। और आप ये देखिए, कांग्रेस सरकार के समय जब बात कर रहे हैं, कोविड के टाइम जब 2 साल कोरोना था, तब कहाँ थी ये योजना इनकी, जो चिरंजीवी योजना कहते हैं। 2 साल कितने लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कोई योजना उन्होंने भामाशाह हटा दी थी, ना चिरंजीवी लेके आए थे। उस 2 साल के कोरोना काल में कितनों की मृत्यु, अकाल मृत्यु इस पूर्व कांग्रेस सरकार के कारण, नाकामी के कारण हुई। ये विषय बहुत गंभीर और बड़ा चर्चा का विषय है। युवा नीति की भी आप बात करें, रोजगार की भी बात की गई है। 70,000 अंतरिम बजट में कहा गया था इस साल लेकर आएंगे, 20,000 कहा गया आज बजट पेश करते हुए कि नौकरियां दे दी गई हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमारे वक्त की नौकरियां थी। अब 1 लाख का टारगेट हर साल का रखा है। ये वर्गीकरण करके, इनका क्लासिफिकेशन करके, किस विभाग में कौन सी नौकरी होंगी, कैलेंडर क्या इसका बाकायदा जारी किया जाएगा, क्लैरिटी, क्योंकि युवा और रोजगार की चाह रखने वाले चाहते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी है। आप देखो, आज इस तरह उन्होंने माननीय दिव्या कुमारी जी ने बजट में बात रखी कि किस तरह 5,000 पुलिस में लिए जाएंगे और 1500 ट्रैफिक पुलिस में लिए जाएंगे। इस तरह आपको आने वाले समय में सभी की वर्ग, चिकित्सा में बात हुई, नर्सेस की बात हुई, डॉक्टर्स की बात हुई, वेटनरी डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स की बात हुई, हर वर्ग के लिए उन्होंने बात करी। और आने वाले समय में, और मेरे ख्याल से इस बजट में माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो हर जगह उन्होंने करी है कि हर व्यूज में कि कौन से वर्ग में कौन से डिपार्टमेंट में हम लेंगे लोगों के। और बिल्कुल ये सरकार काम करने वाली सरकार, और काम करके दिखाया हमारे कर्मवीर मुख्यमंत्री जी ने। जो काम करें वो जनता के सामने है, और जनता को विश्वास है कि सरकार में राजस्थान विकसित राजस्थान। रामकेश मीणा जी, लोकसभा चुनाव में आप केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर आक्रामक 2 मुद्दों को लेकर थे, मुख्य तौर पर एक बेरोजगारी और एक महंगाई। मौजूदा सरकार की तरफ से रामकेश मीणा जी, विधायक कांग्रेस, रामकेश मीणा जी को लाइएगा। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो 10 लाख नौकरियों के अवसर और 5 लाख
सरकारी नौकरियों की जो बात की गई 5 है, साल में 4 5 साल में 4 लाख, माफ कीजिएगा, 5 साल में 4 लाख जो नौकरियों की बात की गई है, आपको लगता है कि इससे राहत मिलेगी? देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ही ये वादा किया था कि हम हर साल कल आरबीआई का आंकड़ा है 2 करोड़ की नौकरियां मिली हैं देश में, वो उन्होंने कहा है 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो अपने वादे से मुकर गए। इसी तरह का अभी जो असत्य भाषण अभी विधानसभा में करवाया, आप ये सोचिए, कृषि मंत्री का अभी अता पता नहीं है। कृषि मंत्री कौन है? उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने इस्तीफा दे दिया। ये कह रहे हैं हमने अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, वो काम पे आ नहीं रहे हैं, उनसे कोई सलाह मशविरा, उनकी कोई राय ली नहीं है। और कृषि के बारे में जो अभी घोषणाएं की है, उनका क्या आधार हम लोग माने? इनका जो बजट है उसमें मुख्यमंत्री जी का बार बार नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, और उसके बाद में कोई ऐसी सार्थक घोषणाएं एक भी नहीं है जिस पर जनता विश्वास कर सके। और पूर्ण रूपेण जब केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, घोषणाएं जो की वो पूरी नहीं हुई और वादे पे वादे करके झूठ बोलते रहे, उसी तरह का झूठ अभी राजस्थान की इस विधानसभा में बुलवाया है। ये बजट, मेरा मानना है कि ये बिल्कुल दिशाहीन बजट है और लोगों को भ्रमित करने वाला है। जो 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की है, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया। अगर इनके पास सही आंकड़े होते तो ये हर विभाग वाइज उसको कैटेगराइज करके और विधानसभा में उसको घोषित करते। लेकिन लमसम में 1 लाख, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, इसी तरीके से इन लोगों ने भी वादा कर दिया। ये वादा पूरा नहीं हो सकता। ये सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल करके आज सदन में निकली है। ये बजट राजस्थान को बिल्कुल भ्रमित करने वाला बजट है। ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। केंद्र से पहले राज्य सरकार बजट लेकर आई है। मुझे लगता है संभवतः ये पहली बार ऐसा हो रहा है। यस, केंद्र किस योजना में कितना पैसा देगा अभी ये खुद को पता नहीं है। पीकेसी योजना में एक तरफ तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 95% पैसा केंद्र सरकार देगी। जब 95% पैसा केंद्र सरकार देगी तो आपने ये अभी स्वीकृति क्यों निकाली है? सवाल को सर मैं आगे बढ़ा रही हूं, विपक्ष के सवाल को मैं सामने रख रही हूं। रावत जी, इसके पीछे क्या मंशा नजर आ रही है सरकार की? मैं ये कहना चाहता हूं, इनको खुद को पता नहीं है। अभी इनको खुद को अपनी योजनाओं का पता नहीं है, इनको अपना जो है रास्ता क्या रहेगा उसका पता नहीं है। जब केंद्र सरकार पीकेसी में पैसा दे रही है तो फिर इनको स्वीकृति निकालने की क्या जरूरत है? देखिए ये तो ये पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है। देखना पड़ेगा। जो अंतरिम बजट 8 फरवरी को राजस्थान में पेश किया गया था, उसके लिए जो लेखा अनुदान मांगे थी वो 31 जुलाई तक के लिए हमने स्वीकृति ली थी। तो निश्चित तौर पर जबकि देश का केंद्रीय बजट 30 जुलाई को आने वाला है, तो ऐसे में राजस्थान और जो केंद्र का बजट है वो 30 अगस्त तक के लिए स्वीकृति ली गई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर राजस्थान का बजट पहले आना था। यह तकनीकी तौर पर रिक्वायरमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, और इसमें मुझे नहीं लगता कि यह पहली बार हुआ है। ठीक है ख्याल से आशुतोष जी और सुमित जी, और साथ ही साथ मैं अपने बाकी रामकेश मीणा जी को भी कहना चाहूंगा और निसार साहब को भी कहना चाहूंगा, बने रहिए चर्चा में, क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। तुरंत लौट कर आते हैं।